सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। का जो थर्ड ईयर का कोड है छायावाद, जो आपका हिंदी का ये बुक है और इसका जो कोड है BHDE 144। ये आपका कोड है। इसका जो छायावाद जो है पूर्ण रूप से ये हिंदी का कोड है और BHDE 144 ये कोड है। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छायावाद काव्य का राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का अभिव्यक्ति का स्वरूप क्या है? ये आपका पहला क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छायावाद काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति का स्वरूप क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं हम छायावाद। देखिए, छायावाद का जो स्वरूप है हमारे भारतीय समाज में, हमारे भारतीय व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो छायावाद आपका 1920 से लेके 1936 तक युग रहता है। 1920 से लेके 1936 तक युग रहता है। छायावाद में जो आपका देखा जाता है, महादेवी वर्मा का स्वरूप महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि छायावाद का जो व्यवस्थित रूप में यहाँ पे स्वरूप देखने को मिलता है, महादेवी वर्मा का स्वरूप ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं काव्य के राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना यानी कि जो हमारे राष्ट्र थे, हमारी सांस्कृतिक थी, छायावाद उसके रूप में किस तरीके से अपने आप को व्यक्त कर पाया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ऐतिहासिक, अब बात कर लेते जैसे कि हमें युग का पता चल गया कि 1920 से लेके 1936 तक छायावादी युग माना जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इस समय में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं जो हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखने को मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अंतर्गत बात कर लेते हैं तो छायावाद जो युग रहा है ना, वो हमारा देखने को मिलता है। गांधी का युग भी इसे कहा जा सकता है। छायावाद को गांधी का युग भी, गांधी जी का युग भी इसे कहा जा सकता है। साहित्य दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं तो छायावाद की जो संज्ञा है, जो हमारे साहित्य के रूप में बात कर लेते हैं तो वो एक व्यवस्थित रूप में हमारे समाज की दृढ़ व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है। दृढ़ यानी कि बहुत बेहतर या फिर बोल सकते हो कठोर व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे अंग्रेजी सरकार या फिर बोल सकते हो भारतीय जनता द्वारा यहाँ पर अंग्रेजी व्यवस्थाओं का स्वरूप अत्यधिक रूप में विकसित करना तथा उसे आगे बढ़ाने का स्थिति देखने को मिलता है। ठीक है, अपने इस युग की बात कर लेते हैं तो छायावादी युग में जो यहाँ पे धारणा रही है वो पुष्टि के आधार पर कहा जाए तो हमारे जनता, हमारे स्वतंत्रता और हमारे संग्राम में जिस तरीके से अंग्रेजी सरकार के ऊपर लड़ रहे थे हम भारतीय लोग, उसी में आपका छायावादी कवियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके माध्यम से यहाँ पे छायावादी काव्य की जो पलायनवादी व्यवस्था थी, यानी कि हमारा जैसे कि पलायनवादी का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को पलायन कहा जाता है। ठीक है, अब उसके तत्पश्चात ये देखने को मिला कि जैसे हमारे अंग्रेजी सरकार का विरोध किया जा रहा था ताकि हमारे अंग्रेजी सरकार का जो बहिष्कार किया जाए उसमें क्या है, वो अब हमारे भारत से पलायन कर जाए। इट मीन्स कि हमारे भारत को छोड़ के चले जाए। इसीलिए इस युग का, व्यवस्थाओं का पलायनवादी युग के नाम से भी जाना गया था। ठीक है, उसके तत्पश्चात आपका देखने को मिलता है कि यहाँ पर रहस्यवाद व्यवस्था के रूप में यहाँ पे स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, उसके तत्पश्चात ये देखने को मिला कि यहाँ पे जो छायावादी युग है या फिर छायावादी व्यवस्था है, वहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे रहस्य व्यवस्था भरपूर है। रहस्य यानी कि बोल सकते हो कि जैसे अंग्रेजी सरकार हमारे ऊपर शासन चला रहा था ना, कि भाई कभी ये बिल पास कर दिया, कभी ये कर लगा दिया, कभी किसानों के ऊपर
बोल सकते हो कि उनके अधिकारों को वंचित कर दिया, भू भू स्वराज का व्यवस्था अपनाया गया। तो इसके उपयुक्त क्या है, छायावादी व्यवस्था के रूप में हमारे भावनाओं का यहाँ पे कुचला जो जा रहा था ना अंग्रेजी सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि देखो आपका छायावादी युग में क्या हुआ, आपका 1920 से लेके 1936 तक ये युग रहा है। तो इसमें क्या है, हमारे भारत सरकार पर किसका राज रहा, चल रहा था, अंग्रेजी सरकार का। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद हमारे इन भावनाओं का जो विदेशी सरकार हमारे ऊपर हमारे भावनाओं का कुचलन कर रहा था, यानी कि कुचल रहा था, हमारी मानवीय राष्ट्रीय व्यवस्था को वो खत्म कर रहा था, जिसके कारण हमारे धार्मिक ना होते हुए भी मानव यहाँ पे अपनी संस्कृतियों को खोते हुए नजर आ रहा था। 20वीं शताब्दी की बात कर लेते हो तो यहाँ पे जो मनुष्य है वो पूर्ण रूप से अपने साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होने लगे। रूढ़िवादी विचारधारा को समाप्त किया जाने लगा। अंग्रेजी व्यवस्था के रूप में हमारी परंपराओं को अब अपने राष्ट्रीय व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाने लगा। छायावादी व्यवस्था के रूप में यहाँ पे क्या किया गया, अध्यात्मक व्यवस्था के रूप में हम धीरे धीरे क्या पढ़ने लगने लग गए, सीख सीख पढ़ने सीखने लग गए, जिसके कारण क्या है, हम अपने अधिकारों के लिए अब मांग करने लगे और हमारे अंग्रेजी सरकार हमारे इन अधिकारों को पूरा करने के लिए बाधित होने लगा। छायावादी काव्य की बात कर लेते हैं तो इसका जो काव्य है यहाँ पे पूर्ण रूप से हमारी संस्कृतियों और हमारी व्यवस्थाओं का विकास करना ही एकमात्र यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थिति देखने को मिलता है। ठीक है, आचरण के स्वरूप में देखा जाए तो छायावादी जो आपका देखने को मिलता है ये पूर्ण रूप से हमारा एक नवीन काव्य धारा है, जिसके अंतर्गत हम अचानक से ना होकर अचानक से विकसित ना होके हम क्या करें, धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर यानी कि मतलब अपना विकास करें। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेजी शासन व्यवस्था का स्वरूप था। तो छायावादी व्यवस्था या फिर बोल सकते हो कि सुमित्रानंद पंत, जो आपके बोल सकते हो छायावादी कवि के एक महत्वपूर्ण जाने माने कवि हैं, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, जिनके अंतर्गत देखा गया कि यहाँ पे अलग अलग विचारधाराओं के रूप में यहाँ पे इनके द्वारा समाज में एक नई व्यवस्थाओं को जागृत करने का प्रयास किया गया। ठीक है, उसके बाद ये देखने को मिला कि छायावादी जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से हमारे समाज का एक नई धारणा और हमारे समाज शास्त्र के रूप में आपके अलग अलग यहाँ पे लेखक आए, जिनके अंतर्गत हमारे छायावादी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। अब उन लेखकों के थोड़े बहुत नाम हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे माखन लाल जी, ठीक है, और उसके बाद मुकुटधर पांडे, ठीक है, रामेश्वर त्रिपाठी, और उसके बाद नवीन जी, और आपका सिया राम शरण जी, मोहन लाल, ठीक है, उदय शंकर, ठीक है। तो ये आपके बोल सकते हो छायावादी व्यवस्था के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से राम कुमार वर्मा, ठीक है, वल्लभ साहब, ठीक है, इस तरीके से आपका देखने को मिलता है कि छायावादी का जो युग रहा है इन लेखकों के माध्यम से अत्यधिक रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब उसके तत्पश्चात यहाँ पे जैसे पंत सुमित्रानंद पंत जो है वो आपके देखने को मिलता है कि यानी कि पंत जी के द्वारा देखा गया कि इन कवियों के माध्यम से आपका छायावादी काव्य धारा का जो उद्गम स्थान है, उद्गम यानी कि जहाँ से जन्म हुआ, ठीक है, वहीं से यहाँ पे विकास देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत यहाँ इन कवियों ने अपने काव्य धारा से राष्ट्रीय चेतना यानी कि अपने देश अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपने राष्ट्र के प्रति भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भारत के स्वरूप का, भारत के गौरव गौरव यानी कि बोल सकते हो प्राउड मूवमेंट जो था उसको पाने के लिए इनके द्वारा क्या किया गया, छायावादी व्यवस्था में यहाँ पे लोगों को एक बोल सकते हो कि एकजुट करना तथा अपने देश के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे लेखकों के द्वारा बोल सकते हो सहयोग किया गया। इसी के तहत हमारा जो सांस्कृतिक व्यवस्था है पूर्ण रूप से उसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए छायावादी युग में आपको इस स्थिति का स्वरूप देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब समराइज के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं तो छायावादी जो युग है ना वो आपका देखने को मिलता है कि 1920 में लेकर 1936 तक युग रहता है। अब बात कर लेते हैं तो ये युग क्या है, वो आपका पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का युग रहता है। ठीक है, यहाँ पे किसका शासन रहता है, अंग्रेजी व्यवस्था का, यानी कि बोल सकते हो कि हमारे बोल सकते हैं कि इंग्लिश व्यवस्था या फिर अंग्रेजी व्यवस्था का जो अंग्रेजी कंपनी थी या फिर बोल सकते हो विदेशी कंपनी, ठीक है,
अंग्रेजी शासन, उनका स्वरूप देखने को मिला। तो छायावादी लेखकों ने अपने आप की धारणा को आगे बढ़ाते हुए अपने राष्ट्र के प्रति लोगों में उन्होंने जागरूकता फैलाया, ताकि हम अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को आगे बढ़ाए या फिर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम व्यवस्था का स्वरूप तैयार करते हुए अपने आप को विकसित करें। यहाँ पे आपका बोल सकते हो छायावादी युग के रूप में देखा गया। अब इस युग की बात कर ली जाए तो हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम रूपी धारणा को आगे बढ़ाने या फिर स्नेह के रूप में आगे बढ़ाने के लिए ही यहाँ पर बोला जाता है कि सारी व्यवस्थाओं का एक स्वरूप तैयार किया जाता है, ताकि हम अपने देश या अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारे ऊपर शासन चल रहा था अंग्रेजी शासन व्यवस्था का, उसको खत्म करने के लिए हमारा बोल सकते हो कि हमारे स्वराज के लिए यानी कि स्वयं का राज के लिए हमने अपने आप को विकसित करना शुरू कर दिया, जिसके तहत यहाँ पे अलग अलग लेखकों ने जैसे सुमित्रानंद पंत जी, जिनके द्वारा आपका देखने को मिला छायावादी व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण स्वरूप देखने को मिलता है। तत्पश्चात आपके अलग अलग जो लेखक आते हैं जिसके तहत हमारा यह देखने को मिलता है कि छायावादी जो युग है इन लेखकों के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा विकसित किया जाता है। जैसे माखनलाल जी आपका बोल सकते हो, मुकुटधर पांडे, राम राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है, सियाराम शर्मा और ये आपके राजकुमार वर्मा, ठीक है, और उसके बाद जानकी वल्लभ, ये आपके जो कुछ ऐसे लेखक है जिन्होंने छायावादी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए हमारे समाज की जो व्यवस्था थी, जो हमारे समाज में जो क्रूर प्रथाएं थी या फिर रूढ़िवादी धारणा थी, उन धारणा को खत्म करते करते इन्होंने जो अंग्रेजी व्यवस्था थी, अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, उनके बनाए गए नियमों या फिर उनके विरोध यहाँ पे इनका स्वरूप देखने को मिलता है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन है हमारा, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमित्रानंद पंत के काव्य की अभिव्यक्ति प्रकृति सौंदर्य का प्रकाश डालिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि सुमित्रानंद पंत की जो काव्य अभिव्यक्ति यानी कि जो उनके काव्य थे, उनके जो काव्य की जो रचना थी, उसकी प्राकृतिक सौंदर्य पर प्रकाश डालना, यानी कि प्राकृतिक रूप में उसकी सौंदर्यता क्या है। तो हम बात कर लेते हैं अब आंसर की। तो हमारा आंसर है सुमित्रानंद पंत जो छायावादी काव्य के जो प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि छायावादी के एक स्तंभ माने जाते हैं। स्तंभ जैसे कि आपका बोला जाता है घर के जैसे पिलर्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से घर घर जो है उन पर निर्भर होता है, पिलर्स पर, ठीक है, जो मकान होता है उसी पर टिका होता है। तो उसी प्रकार से आपका देखा जाता है कि जो छायावादी व्यवस्था है पूर्ण रूप से आपका किस मतलब कुछ कवियों के रूप में टिका होता है, जिसमें आपका सुमित्रानंद पंत का जो स्वरूप जो महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो इनके प्राकृतिक चित्रण की बात कर ली जाए, यानी कि बोल सकते हो कि इनके जो प्राकृतिक यानी कि जो काव्य के इनकी प्राकृतिक चित्रण की बात कर ली जाए, तो छायावादी कवियों में से ये प्रमुख विशेषता के रूप में देखा जाता है कि इनकी जो रचनाएं होती है स्वतंत्र रूप में होता है, यानी कि इस पर किसी भी तरीके का धारा या फिर बाधा नहीं होता, ये आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है, ये स्वच्छंद के रूप में आपका विकसित होता है। सुमित्रानंद पंत को अपने परिवेश से ही अपनी प्राकृतिक प्रेम प्राप्त होती है, यानी कि सुमित्रानंद पंत जो है ना अपनी रचनाएं से ही प्रकृति को महसूस करते हैं, ठीक है। उनकी रचनाएं ऐसा मानो जैसे कि प्रकृति की एक अवधारणा के रूप में प्रकृति का एक प्रस्तुतिकरण जो हो रहा है, वो एक महत्वपूर्ण रूप में देखने को मिल रहा है। कवि कविता के प्रेम के प्रेरणा के रूप में देखा जाए तो इनकी जो रचनाएं होती है वो आपका जो देखा जाता है, जो श्रेय जाता है मेरी जन्मभूमि, ये आपका महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं देखने को मिलती है। तो इनकी कुछ पंक्तियां हैं, ठीक है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बातें तेरे बाल जाल में, उलझा दूं मैं कैसे लोचन। यानी कि ये जो बता रहा है कि छोड़ ध्रुवों के मृदु माया, यानी कि मैं छोड़ दूं इस दुनिया इस संसार का प्रेम, यानी कि मोह माया छोड़ दूं मैं, छोड़ प्राकृतिक से भी माया, ठीक है, यानी कि मृदु यानी कि जो सकते हो जो आपके इंसान है ना उससे भी माया तोड़ दूं, और अपने मोह माया से बात कर ली जाए तो मैं ये बोल सकता हूँ प्राकृतिक रूप में भी उसके मोह माया को छोड़ दूं। ये अब उसके तत्पश्चात बातें तेरे बाल जाल में, यानी कि बातें तेरे बाल जाल में उजला दूं मैं कैसे लोचन, ठीक है, यानी कि बात तो मैं ऐसी करूं, यानी कि एक जाल जैसे जाल एक मकड़ी का जाल बुनता है ना कि एक जाल की तरह बुन जाता है कि वहां पे
कीट पतंगे जो होती है, कीट यानी कि बोल सकते हो जो मतलब बोल सकते हो छोटी छोटी, बोल सकते हैं जैसे मच्छर वगैरह हो जाए, तो उसमें आपने देखा होगा कि उनके जालों में फंस जाते हैं ना। ठीक है, तो उलझा दूं कैसे लोचन, यानी कि बोल सकते हो कि मैं कैसे अपने बातों में उलझा सकूं, इस तरीके से वो सोचते हैं। इन पंक्ति के रूप में ये इसका वर्णन है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की बात कर ले तो इनकी प्रकृति की जो है, ऐसा मानता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि इन्होंने प्राकृतिक में एक जीवन भर दिया। इनकी रचनाएं मानतो कि अपने आप में बोल उठे, यानी कि इनकी रचनाएं मानी जाती है जैसे कि अपने आप में ये बोलने लगती है। इनकी रचनाओं का जो स्वरूप होता है, मानो ऐसे कि जैसे कि वो उजागरित हो चुकी है, वो जीवन उनमें असमा हो गया है। ऐसे बादल, वर्षा, वंशद, बसंत, नदी, निर्भक्ष आवारा का भ्रमण, पक्षी, पशु पक्षी, ये जितने हैं, इन सभी का स्वरूप इनके, बोल सकते हैं कि इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे पंक्ति में ही देखो, आपने देखा, छोड़ प्राकृतिक से मोह माया, यानी कि भी माया। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, प्राकृतिक रूप में इनकी इनकी रचनाओं में जो स्वरूप देखने को मिलता है ना, पूर्ण रूप से वो प्राकृतिक की सौंदर्यता व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की बात कर ली जाए तो इनकी जो रचनाएं होती है, जो इनकी भावनाएं होती है, वो रहस्यवाद के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे प्रथम रसीम जो है, वो एक रहस्यमय रचना के रूप में यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, अब उसके बाद इनके बात कर लेते हैं आलम्बन। ठीक है, आलम्बन रूप में, यानी कि जो बात कर लेते हैं इनकी जो रचनाएं होती है, हम प्रकृति को देखते देखते ऐसा लगता है जो जो हम प्रकृति के अंदर घुस रहे हैं, वैसे वैसे इनकी रचनाओं का स्वरूप भी हम उसमें समाहित हो रहे हैं। अब जैसे कि हम पता ही नहीं चल रहा कि ये रचना है या फिर हकीकत है। इनकी रचनाएं ही कुछ इस तरीके की होती हैं, जैसे कि मानो कि जीवन उसमें जागृत हो चुका, उसमें जीवन समाहित है। ठीक है, यहाँ तक कल क्लियर हो गया। उसके तत्पश्चात हमें देखने को मिलता है कि प्राकृतिक, व्यक्ति और भावना, ये जिस तरीके से एक दूसरे पर टिका हुआ है, यानी कि व्यक्ति की जो भावना होती है वो प्रकृति पे भी टिका हुआ होता है। ठीक है, प्रकृति की सौंदर्यता देखकर इंसानों का जो मन होता है, जो इंसानों का जो तन होता है, वो मोहित हो जाता है, जिसके कारण हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक जो है, इंसान को एक मोहिनी मंत्र के रूप में अपने आप को विश्व में स्थापित करता है। ठीक है, उसके तत्पश्चात हम देखते हैं कि अगर जो पंत जी है, यानी कि वो सुमित्रानंद पंत की, तो यहाँ पे इनकी रचनाएं जो प्राकृतिक रूप में इसके स्वरूप होते हैं, वो निर्मल और निश्चल होते हैं। जिस तरीके से प्राकृतिक किसी भी मनुष्य में भेदभाव नहीं करता कि भाई मैं इस मनुष्य को ऑक्सीजन दूंगा, इतना मैं इस बंदे को ऑक्सीजन दूंगा। प्रकृति क्या है, सभी को बराबर मिला हुआ है, सभी पर, प्राकृतिक पर सभी का बराबर अधिकार है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि सुमित्रानंद पंत छायावादी काव्य के चार प्रमुख स्तंभ के रूप में आपका देखने को मिलता है, और ये आपके प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस तरीके से करते हैं, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमारा ये क्वेश्चन है आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जागो फिर एक बार, कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए कीजिए। यानी कि जागो फिर एक बार, ये एक कविता है। इसका प्रतिपाद, प्रतिपाद का मतलब होता है यानी कि अर्थ। ठीक है, इस कविता में पूरा क्या अर्थ है, क्या मतलब कविता में कहा गया है, उसके बारे में बताया। कविता संग्रह की बात की जाए तो जागो कविता जो है, वो आपका देखने को मिलता है कि जागो फिर एक बार, ये कविता की जो रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा यहाँ पे इसकी रचना की गई है। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर बात कर ली जाए तो निराला जी, इन्हें शॉर्टकट में नाम बोला जाता है निराला जी। ठीक है, तो उसके तत्पश्चात इनकी जो रचनाएं होती है, परिमल कविता संग्रह से ये आपका संकलित किया गया है। यानी कि ये कविता है परिमल संग्रह, उस कविता के कुछ पंक्ति में ही ये जागो फिर एक बार जागो, ये आपका जो पंक्ति है वो परिमल जो आपकी कविता है उससे ही लिया गया है, जिसका जो प्रकाशन है ना 1930 में किया गया था। ठीक है, भारतीय अतीत की बात कर लेते हैं तो ये एक गौरव व्यवस्था के रूप में चित्रित किया गया है। गौरव व्यवस्था के रूप में कैसे चित्रित किया गया है? अब यहाँ पे लाइन देखिए, एलिजा क्या बोल रहा है, जागो फिर एक बार जागो। ठीक है, इस तरीके से ये लाइन बोल रहा है। तो यहाँ पे मनुष्य को क्या कर रहा है, मतलब मोटिवेट कर रहा है, यानी किसी चीज के लिए क्या कर रहा है, मतलब एक्टिव करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, कि भाई अब एक्टिव हो जाओ,
ठीक है। तो ये आपका बोल सकते हो कि ये एक एक्टिव करने का प्रयास कर रहा है। तो ये आपका कुछ पंक्ति है, जागो फिर एक जागो, समय अमर कर प्राण। ठीक है। गान गाए महासिंधु से सिंधु नद निसावानी। ठीक है, निसावनी। अब उसके बाद सैंधव तुरंगों का संतुलन चमू संग, सवा सवा लाख पर एक चंघाऊ, गोविंद सिंह के नज नाम जब कहाऊ, किसान सुनावे यह वीर जगन मोहन के अतीत संग्राम राग। ठीक है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि ये कुछ पंक्ति है। तो यहाँ पे बोल सकता है कि हमारे जो महासिंधु से लेके सिंधु नद तक है, यानी कि जो सिंधु नदी है जिसका कहीं बोल सकते हो कि विशाल स्वरूप हमारे हमारे बोल सकते हो हमारे क्षेत्र में है। ठीक है। अब उसके बाद तिरंगों के तुरंत जैसे ही जो हमारा तिरंगा लहराता है, यानी कि बोल सकते हो संदेह तिरंगा की बात कर लेते हैं, तो हमारा जो तिरंगा लहराता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल ही मतलब उसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई लहराना इतने रूप में ही है, इतने एंगल में ही है। वो क्या है, बिल्कुल आजाद पूर्ण होके उस पर किसी तरीके से उस पर किसी प्रकार का क्या है, मतलब रोक टोक नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है, मानव को एक जागाने का काम कर रहा है, मोटिवेट करने का काम कर रहा है। तो कविता में जो भाव स्पष्ट किया गया है भारतीय अतीत का गौरव से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कविता द्वारा यहाँ पे जो प्रस्तुत किया गया जो धारणा है, जो पूर्ण रूप से हमारे व्यवस्थाओं के रूप में हमारे देशवासियों को एक उत्साह से भरना, उत्साह यानी कि मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, उत्साह वो कहलाता है। ठीक है। ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में यहाँ पे स्वरूप देखने को मिलता है कि हमारे ऐतिहासिक स्वरूप में हमारे जो बोल सकते हैं रचनाएं होती है, उनका यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थिति देखने को मिलता है। ठीक है। जिसके अंतर्गत हमारे प्राणों का जो बलिदान है, हम अपने प्राणों का बलिदान अपने बोल सकते हो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के साथ हम अपने आप को वीर कहलाने के लिए या फिर बोल सकते हो अपने सेनाओं के माध्यम से हम अंग्रेजी शासन का मुकाबला करते हुए अपने आप को क्या है, अपने बोल सकते हो कि संविधान के अनुसार या फिर बोल सकते हो हमारा जो राष्ट्र है उसकी मांग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये कहानी कब प्रकाशित किया गया था, 1930 में। उस समय किसका शासन चल रहा था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था चल रहा था। तो वीर गाथाओं का जो यहाँ पे स्वरूप देखने को मिला, जिसके तहत अलग अलग स्वरूप में यहाँ पे जो रचनाएं की जाती थी, जो आपका पूर्ण रूप से देखने को मिला कि भारतीय वीरों के रूप में यहाँ पे रचनाएं की जाती थी। ठीक है, क्लियर है। उसके तत्पश्चात देखने को मिला कि यहाँ पर हर एक माँ, हर एक बोल सकते हो कि बेटा अपने मातृभूमि के लिए, सिख जो वीर है, सिख जो है वो अपने आप को वीर गुरु बोल सकते हो, विरुद्ध गुरु के रूप में आपका गोविंद सिंह का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। ठीक है। जो हमारे भारतीय रूप में अपने आप को आजादी दिलवाने के लिए अपने आप को तत्पर किए। ठीक है। उसके तत्पश्चात हमारे जो दैविक जो जीवन है, उस जीवन में हमारा जो ताप है, ताप यानी कि बोल सकते हो कि हमारा जो परिश्रम है, ऐसे बोला जाता है ना, कठिन परिश्रम करने करने के बाद ही हमें सफलता मिलती है। ठीक है। परिश्रम क्या है, एक कठिन परिश्रम का जो स्थिति हमारा समाज है, जो हमारे गौरव, हमारे जो बोल सकते हो कि हमारी जो स्वतंत्रता अंग्रेजी शासन व्यवस्था हमसे छीन रहा था, वो क्या है, दुर्लभ व्यवस्था में हमारी जो बैठी अधिकारों की स्वरूप है, उनकी जो स्थिति है, उन स्थितियों में हमारा जो दुनिया भर में जो बोल सकते हो कि हम अपने आप को विकसित करने में असमर्थ हो रहे थे, तो वो हमें क्या कर रहे थे, जागो जवान जागो या फिर वीर जो आपके देखे जाते हैं कि अपने आप को जगाओ। इस तरीके से जो पंक्ति बोली जा रही है, तो ये क्या कर रहा है, हमारे आप में हमारे आत्म संचार के रूप में हमें क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। ठीक है। जिसके तहत हम अपने अपने आप को शक्तिशाली व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। तत्पश्चात हम अपने आप को अपने गीत माध्यम से अपने आप को विकसित कर रहे हैं। ठीक है। उसके तत्पश्चात इन पंक्तियों के माध्यम से हम भारतीय वासियों को अपने भारतवर्ष के लिए, अपने भारत के प्रति आजाद करवाने के लिए जागो का नारा हम दे रहे हैं। बोल सकते हो कि अलग अलग जो हमारे योद्धाएं हैं, अलग अलग जो लेखक हैं, उन्हें लेखकों के द्वारा भी यहाँ पर बोल सकते हो कि महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। ठीक है। जिसके तहत उनकी रचनाओं में उन्होंने वीर गाथा के रूप में अपने हमारी वीरता यानी कि नौजवान वीरता के रूप में आज हमारे भारतीय व्यवस्था के रूप में
हमारे भारत की स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि यहाँ पे जो स्थिति रही है पूर्ण रूप से आपका देखने को मिलता है कि उनकी भावनाओं में हमारे जो स्वरूप छुपे रहते हैं, उन स्वरूप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम हमारा जो भारत आज़ाद नहीं था, हम आज़ादी के लिए अब उनसे मांग करने लगे, तो ये हमारा जो संभव है इन रचनाओं के माध्यम से ही हो पाया है। तो ये जो इसकी जो पूरी जो आपकी जो जागो फिर एक बार, ये आपका जो पूरा कविता है, यहाँ पे भारतीय लोगों को अपने भारतवर्ष के लिए, अपने भारत के लिए जगाने का एकमात्र स्वरूप है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा यहाँ पे भारतवर्ष के सभी लोगों को अपने भारत के लिए, अपने भारत की अर्थव्यवस्था तथा भारत की राष्ट्रीयता के लिए इन्होंने अपने अंग्रेजी शासन व्यवस्था के रूप में विरोध करने के लिए भारत के लोगों को जगाने का प्रयास किया। इट मीन्स उनको उनको उत्साह उत्साह यानी कि बोल सकते हो कि मोटिवेट इंस्पायर करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। ठीक है, ठीक है, तो हम थोड़ा इसे समराइज के अकॉर्डिंग यानी कि समरी के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो जागो फिर एक बार, ये जो कविता है वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित किया गया आपका कविता है, जिसके अंतर्गत निराला जी ने यह कविता परिमल कविता संग्रह से लिया गया था। ठीक है, जो कि जिसका प्रकाशन हुआ 1930 में देखने को मिला। इस कविता में पूर्ण रूप से आज हम समय की बात कर लेते हैं तो 1930 में यह प्रकाशित हुआ था, तो उसके आसपास ही ये लिखा गया। उस समय बात कर लेते तो हमारे भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था था। अंग्रेजी शासन व्यवस्था जिसके तहत उनके द्वारा हमारे ऊपर शासन किया जाता था और उनके द्वारा ही अलग अलग कानून, अलग अलग नियमों को लगाया जाता था, जिसके अंतर्गत हम क्या है, मजबूरी में या फिर बोल सकते हो कि मतलब अपने आप को दबाव करते हुए या फिर उनके द्वारा दबाने के रूप में हमें उन कानूनों को मानना पड़ता था। तो ये क्या है, जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी है जागो फिर एक बार, ये जो कविता है इसके माध्यम से आपको क्या कर रहे हैं, हर एक नागरिक, हर एक भारतीय नागरिक को अपने याद दिलाने का, यानी कि भारत का जो स्वरूप है उसको याद दिलाते हुए देशवासियों के रूप में उत्साह पैदा करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उनके द्वारा जो अपने भारत का स्वरूप है उसको ध्यान में रखते हुए उनकी उसकी स्वतंत्रता, उसकी स्थिति को अंग्रेजी शासन व्यवस्था जो हमसे हथियार रखा था यानी कि छीन रखा था, उन्हें वापस लेने का प्रयास करने के लिए ही जागो फिर एक बार ये कविता की रचना किया गया है। जिसके अंतर्गत पूर्ण रूप से इस कविता में सभी बातों को ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग जो हमारे भारतीय वीरों का जो स्वरूप देखने को मिला उनको जगाने का प्रयास किया गया। ठीक है, यानी कि अलग अलग जो वीर है जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए उन्होंने योगदान दिया, उनको जगाने का प्रयास किया गया। यानी कि भारत के अधिकारों के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए हमें लड़े, इस बात का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा आपका देखने को मिलता है जागो फिर एक जागो कविता में यहाँ पर वर्णन किया गया है। जिसके अंतर्गत यहाँ पे पूर्ण रूप से वीर जो थे यानी कि जो भारतीय वीर थे उनके रूप में यहाँ पर क्या किया गया, उनको अलग अलग मोटिवेशनल यानी कि बोल सकते हो उत्साह के रूप में उन्हें क्या है, अपने भारत के लिए लड़ने के लिए या फिर भारतवर्ष की आज़ादी के लिए मांग करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, जिसे बोला जाता है जागो फिर एक बार। ये आपका कविता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।